तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कौन कौन से कंप्यूटर पहले यूज़ किए जाते थे और उनमें उनके क्या क्या यूजेस थे, क्या क्या एडवांटेजेस थे, किन किन ने इनको इन्वेंट किया था। पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था, पहला इलेक्ट्रॉनिकल मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था, वो सब चीज़ें हमने पिछले वीडियो में देखी थी। और हम ये राजस्थान कंप्यूटर टीचर का जो सिलेबस है वो हम कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। तो फर्स्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे जनरेशन जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स। जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। तो हम मतलब देखते हैं कि जनरेशन, अब हमने देखते आपको पता है कि पहले ज़माने में अलग अलग कंप्यूटर थे। पहले ज़माने में बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे और उनकी जो थी स्टोरेज जो कैपेसिटी होती थी, उनकी जो मेमोरी होती थी वो बहुत कम होती है। आजकल हम देखते हैं कि कंप्यूटर में मतलब देखा जाए 500 GB, 600 GB, 200 250 GB, ये सब आजकल आम बात है। कोई बड़ी बात नहीं, हर कंप्यूटर में होती है इतनी इतनी मेमोरी। लेकिन पिछले ज़माने में 1 MB मेमोरी होना भी बहुत बड़ी बात थी। इतनी मेमोरी में तो मतलब काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती थी पहले तो हम वही देखते हैं कि मतलब टाइम के साथ साथ मेमोरी चेंज हुई, मेमोरी बढ़ती गई और स्पीड स्पीड बढ़ती गई कंप्यूटर की। तो उन्हीं सब बेसिस पे हमने सारे कंप्यूटर को कुछ जनरेशन्स में डिवाइड किया कि जो कि है टोटल 5 जनरेशन, फर्स्ट से फिफ्थ। तो हम देखेंगे पहले ये तो पांचों जनरेशन है, उनमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज किए गए थे और उनमें क्या क्या लिमिटेशंस थी और क्या क्या उनके फायदे थे उस समय। तो चलो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे, एक टेबल बनाएंगे। टेबल बनाएंगे जिसमें आप लिखेंगे हम जनरेशन 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 और यहाँ पे लिखेंगे कंपोनेंट यूज्ड। उन कंप्यूटर में क्या क्या कंपोनेंट यूज किए गए थे, कंपोनेंट यूज्ड, ठीक है। जनरेशन और कंपोनेंट, सॉरी नाक की बन गई। मैं एक इसके लूंगा, ठीक है, जो भी है सही है। ओके, अब यहाँ पे हम पॉइंट्स लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, कौन सा पेन लिया जाए, ये वाला, ठीक है। तो जो फर्स्ट जनरेशन थी, फर्स्ट जनरेशन जनरेशन उसका टाइम पीरियड जो था वो था 1945 से लेके 1945 से लेके 1955, 1955, 10 साल का टाइम पीरियड था। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक, 1945 से 1955। और इसमें जो कंपोनेंट यूज किया गया था मैन, वो था वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स, ये याद रखना, एफ आई नहीं है, वी है। वैक्यूम ट्यूब्स, वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। फिर आता है सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन उसका टाइम पीरियड था 1957 से 1963। तो 6 साल का टाइम पीरियड ये भी हो गया, 1957 से 1963, ठीक है। और इसमें जो मेनली कंपोनेंट यूज किया गया था वो था ट्रांजिस्टर्स। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स। फिर आता थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन और उसका टाइम पीरियड जो था 1964 से लेके
1971, 1964 से लेके 1971, 7 साल का टाइम पीरियड। पहले 10 साल का था 1945 से 1955। सेकंड जनरेशन जो था 1957 से 1963। थर्ड जनरेशन है 1964 से लेके 1971। और इसमें यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज यूज की गई थी, जो कि तभी से आज जो आजकल कंप्यूटर है उनमें भी यूज की जाती है। तो इसमें यूज किया गया था इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसी जिसको बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये क्या होता था कि मतलब एक चिप होती थी जिसके ऊपर सारे सर्किट बना था, मतलब सारे कंपोनेंट, जैसे कैपेसिटर हो गया, जो भी हो गया, वो छोटी सी चिप के ऊपर लगे हुए होते थे, जिसको हम कहते हैं आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो फर्स्ट जनरेशन देख लिया हमने, वैक्यूम ट्यूब्स यूज की जाती थी। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज किए जाते थे। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज किए जाते थे। अब आते हैं हमारे पास फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन फोर्थ जनरेशन 1972, 1972 और उसके बाद ऑनवर्ड्स। ठीक है, 1972 और उसके बाद। तो इसमें यूज किए जाते हैं VLSI, जिसको बोलते हैं वेरी लार्ज स्केल आईसी। VLSI, इसमें क्या यूज किया जाता है? VLSI, जिसकी फुल फॉर्म होती है वेरी लार्ज स्केल, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ये जो ऊपर हो गया ना, वही वेरी लार्ज स्केल। फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर हमारा पांचवें नंबर पे आता है, मतलब फोर्थ जनरेशन फिफ्थ जनरेशन में भी हम आईसी ही यूज करते थे, लेकिन थोड़ी एडवांस्ड, मतलब लार्ज स्केल जो होती है, यानी कि बहुत सारे सर्किट उस आईसी पे आ जाते थे। तो अब हमारे पास आती है फिफ्थ जनरेशन, जो कि हम अभी यूज कर रहे हैं, जो अभी चल रहा है फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन, तो ये आ जाता है हमारे पास, सॉरी इसको हटाता हूँ, 1980 से लेके अभी तक। अब आगे 1980 और ऑनवर्ड्स, 1980 और ऑनवर्ड्स, इसमें यूज किए जाते हैं यूएलएसआई, यूएलएसआई, जिसकी फुल फॉर्म होती है अल्ट्रा स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इसकी फुल फॉर्म होती है अल्ट्रा स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, तो अब ये इंपॉर्टेंट चीजें, ये सारी चीजें देख लेना आप। फर्स्ट जनरेशन 1945 से 1955 वैक्यूम ट्यूब यूज की जाती थी। सेकंड जनरेशन में 1957 से लेके 1963, जिसमें हम ट्रांजिशन का प्रयोग करते थे। फिर आता थर्ड जनरेशन, जो है 1964 से लेके 1971, जिसमें हमने आईसी का यूज किया। फिर फोर्थ जनरेशन 1972 से आगे, जिसमें VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। और फिर फिफ्थ जनरेशन आया 1980 से लेके उसके आगे, जिसमें हम यूज करते हैं ULSI, मतलब अल्ट्रा स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको याद करना, 100% इसके ऊपर से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके बाद हम इनको एक एक करके देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन क्या होता था, उसके फायदे क्या थे, उसके लिमिटेशंस क्या थे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो अब हम देखेंगे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या होता था? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो थे, पहले यहाँ लिख लेता हूँ मैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है, अब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो होता था कि, अब हम देख लेते हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो सीपीयू होता था, उसका उपयोग हम किसके थ्रू करते थे? तो जो सीपीयू होता था,
वो होता था हमारा वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स जो होते थे उस समय हम सीपीयू के रूप में इसका प्रयोग करते थे। फिर जो हम डेटा स्टोरेज होता है, मतलब मेमोरी के लिए, डेटा स्टोरेज, डेटा स्टोरेज के लिए हम यूज करते थे मैग्नेटिक ड्रम का। किसका? मैग्नेटिक, मैग्नेटिक ड्रम का यूज करते थे। फर्स्ट जनरेशन की बात कर रहा हूँ ये। सीपीयू के लिए हम वैक्यूम ट्यूब्स का यूज करते थे, डाटा स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का यूज करते थे, और और इंस्ट्रक्शन के लिए, इंस्ट्रक्शन के लिए कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम कौन सी लैंग्वेज का यूज करते थे? मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज की जाती थी, मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। और जो मतलब ये जो फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर थे वो मतलब बहुत बड़े हुआ करते थे। पूरे पूरे जो रूम होता था ना, एक कमरा, उस पूरे कमरे में फिट होता था वो कंप्यूटर, यानी इतना बड़ा उसका सीपीयू होता था। तो आजकल के कंप्यूटर तो हमको पता है कि एक छोटे छोटे होते हैं जो टेबल के ऊपर आ जाते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बहुत बड़े हुआ करते थे। तो इनको हम एक और नाम से पुकारते हैं, जिसको हम कहते हैं रूम साइज कंप्यूटर, रूम साइज्ड कंप्यूटर, रूम साइज्ड कंप्यूटर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब। फर्स्ट जनरेशन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन में, तो फर्स्ट जनरेशन के अब कुछ खासियत देख लेते हैं, इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन, फीचर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन के फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या क्या यूज किया गया था? टेक्नोलॉजी यूज्ड, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का इसमें यूज किया गया था। फिर आ जाता है हमारे पास कि इसमें मशीन लैंग्वेज को यूज किया गया था, मशीन लैंग्वेज, इंस्ट्रक्शन देने के लिए हमने मशीन लैंग्वेज का यूज किया गया था। अब इसमें प्राइमरी मेमोरी के लिए, जो रैम वगैरह होती है, प्राइमरी मेमोरी के लिए हमने मैग्नेटिक कोर मेमोरी यूज की थी, मतलब मैग्नेटिक जो ड्रम था, यानी कि मैग्नेटिक, मैग्नेटिक कोर मेमोरी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी was used as primary memory, was used as primary memory। फिर आती है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक ट्यूब्स, पंच कार्ड्स एंड मैग्नेटिक टेप। मतलब इसमें क्या क्या यूज किया जाता और चीजें? इलेक्ट्रोस्टैटिक ट्यूब्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक ट्यूब्स का हमने यूज किया गया था इसमें। फिर आती है अपने पास पंच कार्ड, पंच कार्ड का भी यूज किया था हमने, पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप का यूज किया था। ये क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से किस चीज का यूज फर्स्ट जनरेशन में नहीं किया गया था। जैसे कि ऑप्शन दे देगा इलेक्ट्रोस्टैटिक ट्यूब, पंच कार्ड, मैग्नेटिक टेप, और एक कोई और ऑप्शन दे देगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ट्यूब का यूज किया था हमने फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में, पंच कार्ड का यूज किया था, और मैग्नेटिक टेप का भी यूज किया था। ठीक है, फिर आता है हमारे पास, हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक ट्यूब्स, पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप का यूज किया हमने, कर लिया। फिर अब पंच कार्ड जो है वो यूज किया था हमने प्रिंटिंग डिवाइस यूज किया था इनपुट आउटपुट के लिए। और इसकी एक सबसे बड़ी चीज थी कि इट ऑक्यूपाइज, ये बहुत बड़ी जगह करता था। तो इट ऑक्यूपाइज वेरी लार्ज स्पेस, इट ऑक्यूपाइज वेरी लार्ज स्पेस। ठीक है, और एक और चीज थी कि स्लो प्रोसेसिंग थी इसकी,
बहुत धीरे चलता था, स्लो प्रोसेसिंग, इनएफिशिएंट एंड अनरिलायबल ड्यू टू लो एक्यूरेसी। स्लो प्रोसेसिंग थी इसकी, इनएफिशिएंट था ये, इनएफिशिएंट एंड अनरिलायबल। क्यों ये स्लो प्रोसेसिंग ये सब क्यों था? क्योंकि इसकी एक्यूरेसी भी लो थी, ड्यू टू लो एक्यूरेसी, अब इसमें एक सबसे लिमिटेशन वाला पॉइंट है कि पावर कंजप्शन वाज वेरी हाई एंड इट जनरेटेड मच हीट। मतलब इसमें क्या है कि ये जो कंप्यूटर बड़े से साइज के थे, तो ऑफ कोर्स सी बात है कि ये मतलब ज़्यादा पावर खाएंगे, तो ज़्यादा हीट जनरेट करेंगे। तो ये सबसे बड़ी इसमें दिक्कत थी। ये लिख सकते हैं हम, पावर कंजप्शन, पावर कंजप्शन पावर कंजप्शन was very high, was very high, was very high, power consumption first was very high, and it and it generated much heat, ठीक है। और इसकी एक और चीज थी कि ये मतलब पहला कंप्यूटर था, तो उस समय ज़्यादा इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी थी नहीं। तो ये जो है कि नॉर्मल जो सिंपल कैलकुलेशन होते हैं, ये केवल वो ही परफॉर्म कर सकता था। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि इट कुड ओनली परफॉर्म स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। इट only could only perform simple numerical calculation, और ये जो पहले कंप्यूटर हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा महंगे हुआ करते थे। तो इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि मच एक्सपेंसिव। और यहाँ पर इसके कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं कि पहले फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर है उससे कुछ एग्जाम्पल पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन से हो गए? एनिएक, एनिएक यूनिवेक, एनिएक यूनिवेक, एडवेक, एनिएक यूनिवेक, एडवेक, और एक और था हमारा, एक और होता है एडसेक, एडसेक। तो ये याद रखना, जो ये एक एक वाला कंप्यूटर है, जो पहले फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है, एनिएक हो गया, यूनिवेक हो गया। अब ये तो पता ही था कि ये किसने इनका वो किया था खोज, जॉन प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉचले ने। और एडवेक और एडसेक, ठीक है। तो ये चार हमारे पास एग्जाम्पल हो गए फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के। अब हम आते हैं अपने पास, ये हो गया सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर पे आते हैं। इस बार मैं पेन दूसरा ले लेता हूँ, बड़ा ही अजीब सा लग रहा था। ब्लैक ही लेता हूँ, ठीक है। अब हम लिखते हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। और ये कब से कब तक का टाइम पीरियड था इसका? 1957 से 1963, ठीक है। मतलब 6 साल का था टोटल टाइम पीरियड। अब हमको पता है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की सबसे पहली चीज की इसमें क्या यूज किया गया था। तो इसमें यूज किया गया था ट्रांजिस्टर्स। पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, यूज किया गया था। और अब ट्रांजिस्टर करता क्या है? ट्रांजिस्टर जो होता है वो
इलेक्ट्रिक सिग्नल जो होते हैं उनको रजिस्टर के अंदर ट्रांसफर करता है, रजिस्टर के अक्रॉस ट्रांसफर करता है। तो ठीक है, तो ये लिख देंगे ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर ट्रांसफर्स, ट्रांजिस्टर ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिक, ट्रांजिस्टर ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिक signals across a resistor, across a resistor। ट्रांजिस्टर क्या करता है? ट्रांजिस्टर, अब देखो ट्रांजिस्टर के नाम से देख लो, ट्रांजिस्टर, ट्रांस मीन्स ट्रांसफर और स्टर मीन्स रजिस्टर, मतलब ये रजिस्टर के अंदर इलेक्ट्रिक सिग्नल को ट्रांसफर करता है, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर। और ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो वैक्यूम ट्यूब से मतलब ज़्यादा रिलायबल होते हैं, वैक्यूम ट्यूब से ज़्यादा मतलब इजी टू यूज़ होते हैं। तो ये चीज़ आप लिख सकते हो कि ए ट्रांजिस्टर, ए ट्रांजिस्टर was, a transistor was highly, a transistor was highly reliable compared to, reliable compared to vacuum tubes, a transistor was highly reliable compared to vacuum tubes। ठीक है, अब 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 एक चीज हम देख लेते हैं। अब ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो वैक्यूम ट्यूब से हाईली रिलायबल होते हैं, और इनमें इनका साइज थोड़ा छोटा होता है, और पावर कंजप्शन भी इसमें कम होती है, और पावर कंजप्शन कम होगी तो हीट भी कम इसमें प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि मिनिएचर, मिनिएचर साइज मीन्स साइज में छोटा, मिनिएचर साइज, स्मॉलर पावर कंजप्शन, स्मॉलर पावर कंजप्शन, स्मॉलर पावर कंजप्शन एंड हीट प्रोडक्शन, एंड हीट प्रोडक्शन रेट, एंड हीट प्रोडक्शन रेट। ठीक है, ओके। और चलो ये है हो गया, इन्होंने मतलब सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर यूज करते थे, और इसमें ये भी आ सकता है कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस भी इसमें यूज करते थे। ठीक है, अब इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं कि इसमें क्या यूज करते थे। अ, एक मिनट इसको मैं हटा दूं। फीचर्स ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, फीचर्स ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। अब इसमें टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी क्या यूज की जाती है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में, क्या यूज किया जाता था? ट्रांजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर है। और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की जो स्पीड थी वो माइक्रो सेकंड में नापी जाती थी, माइक्रो सेकंड में इसको कैलकुलेट किया जाता था, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर ऑपरेटिंग स्पीड को, मतलब कंप्यूटर की जो यूज करने की स्पीड थी, कंप्यूटर की जो चलने की स्पीड, ऑपरेटिंग स्पीड वॉज इन टर्म्स ऑफ, वॉज इन टर्म्स ऑफ माइक्रो सेकंड, माइक्रो सेकंड, माइक्रो सेकंड को कैसे लिखते हैं? माइक्रो सेकंड। ठीक है, फिर अ, अब हाँ, इसमें भी जो प्राइमरी मेमोरी थी उसको हम मैग्नेटिक कोर मेमोरी
उसकी जगह हम मैग्नेटिक कोर मेमोरी यूज करते थे, जैसे कि हम फर्स्ट जनरेशन में करते थे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि कोर मैग्नेटिक कोर मेमोरी मैग्नेटिक कोर मेमोरी was used as primary memory was used as primary memory। और सेकेंडरी मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक ड्रम और मैग्नेटिक ड्रम मैग्नेटिक ड्रम एंड मैग्नेटिक टेप को हम सेकेंडरी मेमोरी के रूप में यूज करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, मैग्नेटिक ड्रम और मैग्नेटिक टेप को सेकेंडरी मेमोरी के रूप में यूज करते थे। अब हो गया पावर। इसमें एक और चीज की पावर कंजप्शन कम थी, पावर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट वाज लो, पावर रिक्वायर्ड लो। ठीक है, और हाँ, इसकी एक खासियत ये थी कि ये साइंटिफिक कैलकुलेशन को भी परफॉर्म कर सकता था, जैसे कि डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो इसको भी लिख देंगे, इट कुड परफॉर्म साइंटिफिक इट कुड परफॉर्म साइंटिफिक calculations it could perform scientific calculation such as differential differential equations और इस कंप्यूटर में इस जनरेशन में आके इस जनरेशन के कंप्यूटर में स्टोरेज कैपेसिटी और कंप्यूटर के यूज भी बढ़े। तो ये भी लिख दोगे कि स्टोरेज कैपेसिटी एंड यूज ऑफ कंप्यूटर इंक्रीज्ड। ठीक है, इज कंप्यूटर इंक्रीज्ड। तो ये चीज होगी हमारे पास सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर की बात। तो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर हमने देख लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर। तो मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। अब देखते हैं हम थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर उनका टाइम पीरियड था 1964 से 1971। 1964 से लेके 1971। ठीक है, अब हमने देखा कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज की जाती थी, और उसका इम्प्रूवमेंट करते हुए हमने सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज किया। और हमको पता वैक्यूम ट्यूब बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था, और ट्रांजिस्टर उसके कंपेयर में काफ़ी अच्छा था, इसलिए इसमें पावर भी कम जनरेट होती थी। लेकिन ट्रांजिस्टर में भी अभी भी हीट काफ़ी प्रोड्यूस होती थी। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए हमने यूज़ किया अब इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिसको बोलते हैं आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो हमने थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज़ किया? आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अभी आईसी होती क्या थे? आईसी क्या एक चिप होती थी छोटी सी, और उसके ऊपर सारे कंपोनेंट हमारे हम फीड कर देते हैं, जैसे कैपेसिटर हो गया, कुछ भी हो गया, माइक्रोप्रोसेसर हो गया। तो सारे कंपोनेंट इसके ऊपर फीड कर देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होने लगा कि कंप्यूटर और छोटे साइज में आने लगे, छोटे साइज में आने लगे। ठीक है, अब हमने आईसी देख लिया कि हमने थर्ड जनरेशन में आईसी यूज़ किया था। अब आईसी के बारे में और थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि आईसी को किसने डिज़ाइन किया था। आईसी को डिज़ाइन करने वाला था, आईसी डिजाइंड बाय जैक एस किल्बी, डिजाइंड बाय जैक एस किल्बी और टेक्सास में। ठीक है, और IC is a circuit consisting of large number of electronic components placed on a single silicon chip
बाय फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस। अब आईसी जो होता है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आईसी। अब आईसी क्या होता है कि मैंने जो बताया, एक सिलिकॉन की चिप होती थी, एक सिलिकॉन की चिप होती थी। अब सिलिकॉन की चिप पे हम छोटे छोटे कंपोनेंट को फिट करते थे, और सिलिकॉन की चिप पे छोटे छोटे कंपोनेंट को फिट करते थे। इस पूरे चिप को फिर बोलते थे हम आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अब जो इन कंपोनेंट को इस चिप पे फिट करते थे, ये एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम फिट करते हैं, जिसको बोलते हैं फोटोलिथोग्राफिक प्रोसेस। फोटो लिथोग्राफिक प्रोसेस, फोटोलिथोग्राफिक प्रोसेस, इसके द्वारा इस सिलिकॉन चिप पे छोटे छोटे कंपोनेंट फिट करते थे। ठीक है, अब हम थर्ड जनरेशन में भी फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है, फीचर्स में हो गया अपना कि एक तो टेक्नोलॉजी हमने यूज की आईसी, टेक्नोलॉजी इज आईसी। अब आईसी यूज की, अब इसमें क्या है कि सेमीकंडक्टर मेमोरी लाइक रैम और रोम। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी में हम पहले क्या यूज करते थे, मैग्नेटिक कोर मेमोरी। फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में हम प्राइमरी मेमोरी की जगह मैग्नेटिक कोर मेमोरी यूज करते हैं। लेकिन थर्ड जनरेशन में हम सेमीकंडक्टर मेमोरी, सेमी कंडक्टर मेमोरी, फॉर एग्जाम्पल लाइक लाइक रैम एंड रोम, इस अब इनको यूज किया जाने लगा प्राइमरी मेमोरी की जगह, प्राइमरी मेमोरी के लिए। ठीक है, सेमीकंडक्टर मेमोरी। और इस जनरेशन में हमने मॉनिटर कीबोर्ड को भी हमने इंट्रोड्यूस किया। इनपुट और आउटपुट में मतलब कई सारे नए नए कंपोनेंट्स आए, तो मॉनिटर्स एंड कीबोर्ड्स वर इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, और इसी जनरेशन में हमने मल्टी प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को इनोवेट किया, कि मतलब एक साथ कई प्रोग्राम को एक साथ रन कर सकते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग फैसिलिटी, मल्टी प्रोग्रामिंग फैसिलिटी वॉज डेवलप्ड, मल्टी प्रोग्रामिंग फैसिलिटी वॉज डेवलप्ड। ठीक है, तो ये कुछ इसके पॉइंट्स थे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के। उसके बाद जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे उनका यूज़ कहाँ पे किया जाने लगा, तो कंप्यूटर इनका यूज़ किया जाने लगा कि जनगणना जो होती है उनकी कैलकुलेशन के लिए, मिलिट्री में, बैंक, इंडस्ट्री, इन सब में इनका यूज़ किया जाने लगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, द कंप्यूटर was used in census calculation, the computer was used in census calculation, military, census calculation, military and military, bank and industries, बैंक एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी बात क्या हुई कि जब हमने आईसी यूज़ की, तो आईसी की साइज बहुत छोटी होती है, तो उसके कारण हमारी जो साइज, कॉस्ट, पावर रिक्वायरमेंट और हीट जनरेशन, ये सारी चीज़ें डिक्रीज हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइज, कॉस्ट, पावर रिक्वायरमेंट एंड हीट जनरेशन डिक्रीज्ड, और प्रोग्रामिंग स्पीड और स्टोरेज कैपेसिटी इस जनरेशन के कंप्यूटर में इंक्रीज हुआ है। तो प्रोसेसिंग स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी, इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इंक्रीज हुआ। तो ये हमारा हो गया थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स। अब हम आते हैं फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर पे। ठीक है, तो इसको हम मिटा लेंगे यहाँ से और हम यहाँ पे लिखते हैं
फोर्थ जनरेशन और इसका टाइम पीरियड था 1972 से लेके ऑनवर्ड्स, मतलब उसके आगे से आगे तक जितना भी टाइम पीरियड था 1972 के, वो है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का। ठीक है। अब क्या हुआ कि अब देखो, अब हमने थर्ड जनरेशन, अब देखो इम्पोर्टेंट जो जनरेशन था वो थर्ड जनरेशन था, जो कि था जिसमें हमने आईसी का डेवलपमेंट किया, इंटीग्रेटेड सर्किट्स को इन्वॉल्व किया। उसके बाद जितने भी जनरेशन है, जितने भी कंप्यूटर है, वो सब उसी के बेस पे है बस, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट उनमें भी यूज़ हुआ, बस थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ। ठीक है। तो वही है कि मतलब जो सेमीकंडक्टर मेमोरी हमने, सेमीकंडक्टर मेमोरी ने मैग्नेटिक कोर मेमोरी को रिप्लेस कर दिया। ये सब चीज़ें थर्ड जनरेशन में भी थी, फोर्थ जनरेशन में भी है, फिफ्थ जनरेशन में भी रहेंगी। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इनमें भी आईसी यूज़ किया जाता है। अब यह है कि द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कॉल्ड 4004, ठीक है, ये इसमें इन्वॉल्व किया गया था। और मतलब इम्पोर्टेंट थर्ड जनरेशन है, आपको वो याद रखना है। फोर्थ जनरेशन के कुछ एक पॉइंट्स है वो मैं लिखवा रहा हूँ कि द कंप्यूटर फर्स्ट, हाँ इसमें एक चीज़ ये है कि इस कंप्यूटर में फास्टर जनरेशन लैंग्वेज यूज़ की गई। ठीक है। दिस कंप्यूटर हैज फास्टर जनरेशन लैंग्वेज, this computer has faster generation language and application software for microcomputers become popular and allowed home and business users to adapt their computers for word processing, spreadsheet manipulating, फाइन हैंडलिंग एंड ग्राफिक्स। ठीक है। तो यही है कि इस कंप्यूटर में फास्टर जनरेशन लैंग्वेज यूज़ की है। और इस जनरेशन में कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड सीडी रोम्स came into existence came into existence। ठीक है। तो ये कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं थी, फोर्थ जनरेशन में थोड़ी बहुत चीज़ थी, तो ये ध्यान रखना। अब इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। तो फीचर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में इसमें VLSI इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है। VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्विस एंड यूज माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड। और इसमें VLSI एंड माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज़ की गई। ठीक है। VLSI माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड टेक्नोलॉजी में यूज़ की गई। अब प्रॉब्लम ओरिएंटेड फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज 4GL इज यूज टू डेवलप द प्रोग्राम। ये तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। सेमीकंडक्टर लाइक रैम रोम एंड कैश मेमोरी इज यूज्ड एज अ प्राइमरी मेमोरी। ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड जनरेशन में मैग्नेटिक ड्रम को यूज़ किया जाता है प्राइमरी मेमोरी की तरह। लेकिन थर्ड जनरेशन के बाद रैम रोम सेमीकंडक्टर मेमोरी जो होती है वो यूज़ किया जाने लगी प्राइमरी मेमोरी की जगह। तो यहाँ पे लिख देंगे सेमीकंडक्टर लाइक रैम रोम एंड कैश memory is used as a primary memory। अब इसमें सेकेंडरी मेमोरी की जगह क्या यूज किया जाने लगा, मैग्नेटिक डिस्क लाइक हार्ड डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क लाइक हार्ड डिस्क मैग्नेटिक डिस्क लाइक हार्ड डिस्क
ऑप्टिकल डिस्क जिसमें आ गया अपना CD DVD, ऑप्टिकल डिस्क जिसमें आ गया अपना CD DVD, ब्लू रे डिस्क हो गया अपना ब्लू रे डिस्क, ठीक है, ब्लू रे डिस्क हो गया। फिर हो गया अपना फ्लैश मेमोरी, ब्लू रे डिस्क हो गया, फ्लैश मेमोरी हो गया। फ्लैश मेमोरी में क्या गया अपना मेमोरी चिप, पेन ड्राइव, इन सबको हम सेकेंडरी मेमोरी की तरह यूज करते हैं, इसको हम सेकेंडरी मेमोरी की तरह यूज करते हैं, ठीक है। और फोर्थ जनरेशन के टाइम पे हमारे पास ईमेल वाला कंसेप्ट आ गया, ईमेल आ गया, इंटरनेट आ गया, मोबाइल कम्युनिकेशन, ईमेल, इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन मोबाइल कम्युनिकेशन आर डेवलप्ड। तो इस टाइम पे हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई थी, ठीक है। ओके, अब और इसी टाइम पे हमारे पास कुछ एडवांस सॉफ्टवेयर आ गए, वेब पेज सॉफ्टवेयर आ गए, मतलब एडवांस्ड यूजर फ्रेंडली वेब पेज सॉफ्टवेयर, वेब पेज सॉफ्टवेयर एडवांस यूजर फ्रेंडली वेब पेज सॉफ्टवेयर आर डेवलप्ड, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद साइज, कॉस्ट, पावर रिक्वायरमेंट, हीट जनरेशन, ये सब तो डिक्रीज हुआ है, मतलब ये सब चीज़ें डिक्रीज होती रही हर जनरेशन में। तो साइज हो गया, कॉस्ट हो गया, पावर रिक्वायरमेंट हो गया, हीट जनरेशन हो गया, तो ये सारी चीज़ें डिक्रीज हुई है, डिक्रीज्ड कंपेयर टू, मतलब सारे प्रीवियस जनरेशन के कंपेयर में ये चीज़ें डिक्रीज ही हुई है फोर्थ जनरेशन में कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टोरेज कैपेसिटी, यूज ऑफ कंप्यूटर इंक्रीज्ड। अब इसी के ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टोरेज कैपेसिटी, टाइम के साथ कंप्यूटर का यूज ऑफ कंप्यूटर, ये सब चीज़ें इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ भी हो गई हमारे पास। अब फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ। एग्जांपल हो गया फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के, हमारे पास हो गया IBM का PC हो गया, फिर हमारे पास हो गया HP के लैपटॉप हो गए, मैक नोटबुक हो गए, मैक जो था एप्पल का, उसके नोटबुक, ये भी सब फोर्थ जनरेशन में आए। इसी तरह बहुत सारे हैं एटसेट्रा। तो ये सब चीज़ें होगी अपने पास फोर्थ जनरेशन की। अब हमारे पास लास्ट बचता है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, ओके। तो लिख लेते हैं हम जल्दी से, इसको भी ख़त्म करते हैं। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स, अब इसका टाइम पीरियड है कि प्रेजेंट, या फिर इसको लिख दो कि 1980, ये भी लिख सकते हैं प्रेजेंट, और फ्यूचर में जो भी होंगे वो फिफ्थ जनरेशन में भी गिने जाएंगे, ठीक है। अब फिफ्थ जनरेशन जो कंप्यूटर हैं वो बेस्ड होते हैं हमारे पास, मतलब जो अभी जो आजकल टेक्नोलॉजी चल रही है, हमको पता है कौन कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है। वो है हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, आर्टिफिशियल मतलब रोबोट बनाना, ये सब चीज़ें अब फिफ्थ जनरेशन में आ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI, ठीक है, फिफ्थ जनरेशन का हो गया हमारे पास। और ये अभी तक प्रोसेसिंग में, मतलब डेवलप हो रही है। और इसके बाद हमारे पास हो गया कि मतलब ये जो कंप्यूटर होंगे फ्यूचर में, ये वो रोबोट वाला जो एरा है वो सब आ गया, कि मतलब ये हम कंप्यूटर से बात भी कर सकेंगे, हम कंप्यूटर, हमारे मतलब कंप्यूटर में स्किल्स होंगी, इंटेलिजेंस होगा, ह्यूमन सेंस होगा,
तो ये सब इसमें इतना याद रखना कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला पार्ट है वो 5th जनरेशन में आता है, डेटा साइंस ये सब चीज़ें। अब इसके कुछ फीचर्स भी देख लेते हैं जल्दी से, ज़्यादा फीचर्स तो होंगे नहीं इसके क्योंकि ये अभी चल ही रहा है। तो फीचर्स ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटर, फीचर्स ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटर। तो 5th जनरेशन कंप्यूटर में हमारे पास क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती है टेक्नोलॉजी में? बायोचिप्स, बायोचिप्स, फिर एंड यूएलएसआई बोल सकते हैं हम, यूएलएसआई और वीवीएलएसआई। यूएलएसआई मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्विस, और वीवीएलएसआई ये दोनों एक ही चीज़ होती है वैसे, वेरी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये चिप मतलब बायो चिप्स, यूएलएसआई, वीवीएलएसआई, ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जाने लगी 5th जनरेशन में। अब इसमें आ गया हमारे पास एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसमें इसमें एक और चीज़ कहा जाने लगी कि इसमें जो बाद में प्रोग्राम बनेंगे ना, तो इसमें जो नेचुरल लैंग्वेज को यूज़ किया जाने लगेगा, किया जाएगा। जैसे कि हम जो बोलते हैं ह्यूमन, तो ये भी लिख सकते हैं कि नेचुरल लैंग्वेज, ये क्वेश्चन आ सकता है कि नेचुरल लैंग्वेज के से हम प्रोग्राम कौन से जनरेशन के कंप्यूटर में लिख सकते हैं। तो अभी तो किसी में लिख नहीं सकते हैं, लेकिन कहा जाता है कि ऐसा कहा जाता है कि 5th जनरेशन कंप्यूटर में हम लिख पाएंगे फ्यूचर में। तो नेचुरल लैंग्वेज विल बी used to develop program, और द कंप्यूटर विल हैव पैरेलल प्रोसेसिंग। तो इन कंप्यूटर में पैरेलल प्रोसेसिंग का कंसेप्ट भी होगा, मतलब एक साथ कई सारे प्रोसेस को हम रन कर सकेंगे, पैरेलल प्रोसेसिंग। और इसमें जो ऑपरेटिंग स्पीड होती है, ऑपरेटिंग स्पीड वो किस टर्म्स में होती है, उसकी यूनिट क्या होती है? उसकी यूनिट होती है लिप्स, LI। ऑपरेटिंग स्पीड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ लिप्स, ठीक है, LIPS। लिप्स मतलब लॉजिकल इंटरफेस पर सेकंड, लॉजिकल इंटरफेस पर सेकंड, लॉजिकल इंटरफेस पर सेकंड। और और ये जो कंप्यूटर होंगे 5th जनरेशन कंप्यूटर, मतलब फ्यूचर कंप्यूटर, इनका यूज़ कहाँ किया जाएगा? इनका यूज़ किया जाएगा कॉम्प्लेक्स, हाईली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। यूज्ड इन यूज, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यूज टू सॉल्व हाईली complex problems, used to solve highly complex problems which require great intelligence, which require which require great intelligence and expertise when solved by people, and expertise when solved by people, ठीक है। और क्वांटम कंप्यूटेशन, मॉलिक्यूलर एंड नैनो टेक्नोलॉजी विल बी यूज कम्प्लीटली, मतलब फ्यूचर में इसमें कुछ टेक्नोलॉजी यूज किया जाएगी, जैसे कि हो गया क्वांटम कंप्यूटेशन, क्वांटम कंप्यूटेशन हो गया, मॉलिक्यूलर हो गया, क्वांटम कंप्यूटेशन, मॉलिक्यूलर एंड नैनो टेक्नोलॉजी विल बी यूज, ये चीज़ें यूज़ किया जाएंगी फ्यूचर में। तो हमने सारे जनरेशन देख लिए, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड 5th जनरेशन। हमने देख लिया कि फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ किया जाता है। फर्स्ट जनरेशन में हमने वैक्यूम ट्यूब को यूज़ किया, फिर सेकंड जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर लाए, थर्ड जनरेशन में हमने इंटीग्रेटेड सर्किट को देखा, फिर फोर्थ जनरेशन में VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। 5th जनरेशन जो अभी चल रहा है, जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला पार्ट देखते हैं, जिसमें हम अल्ट्रा स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट को यूज़ करते हैं, ULSI।
तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर्स की, मतलब कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसका ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, इनपुट आउटपुट, सीपीयू, सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ओके, टिल देन बाय। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबा देना। थैंक यू।